बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, उसका मई जून 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आप एक कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आपको देखना हो तो कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर मिलेगा मई जून 2021, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। कहता है जैसन प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच कंटेंट एरर्स, कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर एरर्स हैं, और वो एरर्स क्या हैं वो देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2020। नॉन करंट एसेट्स हैं, कॉस्ट है $65,000 की और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है $31,000 का। तो नेट बुक वैल्यू है इसकी 34,000 बनती है। नॉन करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री दी हुई है 17,390 से, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 14,800, अदर पेएबल दिया हुआ है 700 और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। अब ये पहली मिस्टेक है यहाँ कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है एक्चुअली ये क्या है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको गलती से करंट एसेट्स के अंदर आपने लिखा हुआ है, तो ये पहली मिस्टेक है। जो एरर है आपके पास कैपिटल के अंदर आते हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे तो ये तो अपेरेंटली फिगर सही है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहता है रीपेबल मार्च 2021, हम इस वक्त दिसंबर 2020 के अंदर बैठे हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी होती हैं जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी हो। तो आप अगर इसको देखें तो रीपेबल मार्च 2021 के अंदर ये पे करेंगे, यानी जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स। हम दिसंबर 2020 के अंदर बैठे हैं और 3 मंथ्स के बाद इस लाइबिलिटी को पे करेंगे, और इसको इसने नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखा है। तो ये अगेन मिस्टेक है क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी के अंदर हमें लिखना था। तो अगेन सेकंड एरर आपके पास आया। करंट लाइबिलिटी में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, ये कॉन्ट्रा एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर से आपको पैसा रिसीव करना है उसमें से एक्चुअली आप एस्टिमेट करते हैं कि इतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, और ये ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होना चाहिए था, करंट एसेट्स में आपको दिखाना चाहिए था। ये भी आपकी मिस्टेक है क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट्स है आपका, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर से उसको माइनस करेंगे हम। अदर रिसीवेबल अपने नाम से ही शो हो रहा है कि ये रिसीवेबल है, अगेन आपका करंट एसेट्स है, और आपने करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको प्रेजेंट किया है, तो ये भी मिस्टेक है। और ट्रेड पेएबल आपका ये सही दिया हुआ है। तो ये आपने देखा कि 3 मिस्टेक्स थी आपके अंदर। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने गलत लिखा हुआ था, सेकंड आपने नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटी बैंक लोन को लिखा हुआ है जो 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे, और थर्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और अदर रिसीवेबल, ये 2 थी। कहता है इन एडिशन टू सम आइटम्स being recorded in the incorrect sections of the statement of financial position, in addition to some items, के ऊपर दिए हुए कुछ आइटम्स के अलावा जो आपने गलत सेक्शंस के अंदर प्रेजेंट कर दिए हैं जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। द फॉलोइंग एरर्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड, ये एरर और मजीद आपने डिस्कवर्ड की है। वो क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवर वैल्यूड बाय $510, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री $510 से ओवर वैल्यूड कर दी। अब आप इसका मकसद समझ रहे हैं क्या होता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब ओवर वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, आपको समझाता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री में आप क्या करते हैं, परचेजेस को प्लस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी और 50,000 की परचेजेस है, तो आपके पास कितना आ गया, ये 55,000। ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये 2 पैरेलल हम करते हैं, तो ये 55,000 हो गया। इसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं एंडिंग
इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री फर्ज कर लेते हैं कि 10,000 है। कितनी है? तो 55,000 में से अगर 10,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपके पास आएगा $45,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। लेकिन मिस्टेक ये हुई आपसे कि ये $10,000 थी, आपने इसको ओवर वैल्यूड कर दिया। ओवर वैल्यूड का मकसद है आपने 15,000 से इसको लिख दिया। तो भाई जब 15,000 से लिखेंगे तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 40,000। ये आप देख रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री को जब हमने ओवर वैल्यूड करा, आपके सामने मैंने आपको समझाया इसीलिए, तो फिर क्या हुई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो गई। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कम हो गई तो प्रॉफिट क्या होगा आपका? प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कि कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर ये 40,000 है, ये 45 सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। आपके सामने है कि एंडिंग इन्वेंट्री की हमने वैल्यू जब ओवर वैल्यूड हमने करी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने का मकसद है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये आप जहन में रखिएगा। आगे आते हैं। द बैलेंस ऑफ द रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट $220 हैड बीन इंक्लूडेड इन अदर पेएबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कि रेंट रिसीवेबल $220 था, वो गलती से अदर पेएबल में लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये अदर पेएबल में से, ये देख रहे हैं 700, तो $700 से में से माइनस 220, तो 700 माइनस 220, एक्चुअली ये जो अदर पेएबल है ये आपका $480 था। और ये रेंट रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा? ये अदर रिसीवेबल में जाएगा। ये अदर रिसीवेबल देख रहे हैं 490 नज़र आ रहा है। इस 490 के अंदर प्लस कर दें 220, तो आपके पास कितना आ गया? 710। तो ये दूसरी जो एडजस्टमेंट थी वो ये थी, एरर जो आपको हुआ था उसे इस तरीके से सही करेंगे। नंबर 3 कहता है डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम हैड बीन चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। 20% डेप्रिसिएशन आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल दिया इंस्टेड ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 20% पर एनम। एक्चुअली ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कंपनी अप्लाई करती थी, लेकिन गलती से ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपने 20% अप्लाई कर दिया बजाय रिड्यूसिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फ़र्क ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट के ऊपर हम परसेंटेज लगाते हैं, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये परसेंटेज बुक वैल्यू के ऊपर लगती है। और बुक वैल्यू कब आती है? जब किसी एसेट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास बुक वैल्यू आती है। तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द परसेंटेज ऑन बुक वैल्यू वी अप्लाइड द परसेंटेज ऑन कॉस्ट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मिस्टेक हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो ये कॉस्ट आप देख रहे हैं 65,000, एक्चुअली इसका 20% इसने लगा दिया। तो इसका 20% कितना आएगा? ये 13,000 बनता है। ये डेप्रिसिएशन, ये 13,000 जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 31,000, इसमें से 13,000 को माइनस कर दें तो इस मिस्टेक से पहले जो डेप्रिसिएशन था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो एक्चुअली 18,000 था। हैव यू गॉट माई पॉइंट? माई पॉइंट इज सिंपली इज़ दैट कि आपने क्या करा, आपने 65,000 का 20% लगाया, जो आपसे मिस्टेक हो गई थी। आपको पता चला यार 13,000 का मैंने डेप्रिसिएशन इस 31,000 में शामिल किया हुआ था। मैंने उसको जब माइनस कर दिया तो मुझे पता चला कि इस मिस्टेक से पहले जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था वो 18,000 था। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम कैसे लगाते हैं कि ये 65,000 में से अगर मैं इस 18,000 को
जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इस मिस्टेक से पहले था, इसको मैं माइनस कर दूँ अगर, तो ये 47,000 बनता है। और इसका एक्चुअली ये 20% मुझे अप्लाई करना था जो डेप्रिसिएशन होता है। ये 47,000 का अगर मैं 20% निकालूँ तो 9,400 बनता है। तो ये 9,400 एक्चुअली डेप्रिसिएशन था आपका। आपने डेप्रिसिएशन 13,000 लगाया, तो 13,000 माइनस 9,400 जो एक्चुअली आपका सही डेप्रिसिएशन था, अगर आप इसको माइनस करें तो 13,000 माइनस 9,400 3,600। जो 3,600 है, ये एक्चुअली आपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, तो 3,600 का डेप्रिसिएशन आपने ज़्यादा इस मिस्टेक की वजह से वहाँ पे चार्ज किया। ये हमारी मिस्टेक्स थी जो हमने यहाँ देखी इस सवाल के अंदर पोस्टमार्टम करके। मांगता क्या है, कहता है कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। रिवाइज प्रॉफिट मांगने को कह रहा है। रिवाइज प्रॉफिट के लिए ओरिजिनल प्रॉफिट जो दिया हुआ था, जो इनकरेक्ट था, तो सवाल में $11,270 का दिया हुआ है। हमने दो मिस्टेक्स निकाली, तो हम यहाँ आते हैं। 11,270 दिया हुआ है, ओवर वैल्यूड लेस कर देंगे। ओवर वैल्यूड जो इन्वेंट्री है आपकी, ओवर वैल्यूड इन्वेंट्री को क्यों लेस करेंगे? ओवर वैल्यूड इन्वेंट्री को इसलिए लेस करेंगे, अभी मैं समझा के आ रहा हूँ कि इस मिस्टेक की वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो बढ़ गया था। तो ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है, क्योंकि इसको हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से ये बढ़ा हुआ है, एक्सेस है आपका। तो आप क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे ओवर वैल्यूड इन्वेंट्री, ये लेस कर दिया। और डेप्रिसिएशन अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं कि $3,600 से हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया था, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था। हम इसको प्लस कर लेंगे, तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, तो आपके पास जो करेक्ट प्रॉफिट आया वो $14,360। ये एक्चुअली आपका राइट प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन की इसने वर्किंग इनकरेक्ट चार्ज फॉर द ईयर, ये 65,000 का 20% 13,000 जो मैंने निकाल के बताया। प्रोविज़न एट बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना था, इसी 31,000 में से 13,000 को माइनस किया, तो वही 18,000 जो हम करके आ रहे हैं। फिर 65 में से 18 माइनस करके बुक वैल्यू निकाल ली। बुक वैल्यू का 20% निकाला, 9,400। 13,000 में से 9,400 माइनस किए, तो वही 3,600 को वर्किंग प्रॉपर करके आप शो कर दें। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला देखें क्या कहता है। अगले में कहता है प्रिपेयर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2020। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लें, तो करेक्ट बना लें। आपके पास दी हुई चीज़ें हैं, अभी हम समझ कर आ गए हैं कि हमें क्या करना है। तो नॉन करंट एसेट्स जब आप निकालेंगे तो 65,000 तो रहेगा, और 9,400 जो 18,000 आपने निकाला था, ये 18,000 पहले का था। इस 18,000 में अगर मैं 9,400 जो इस साल मैंने डेप्रिसिएशन निकाला है, इसको मैं प्लस कर दूं, तो 27,400 ये एक्चुअली जो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की फिगर जो है 27,400 बनेगी। कॉस्ट तो वही 65,000 रहेगी। देखें, कॉस्ट तो वही 65,000 है, और 27,400 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो करे 18,000 पहले था, 9,400 अभी निकाला। ये करके बुक वैल्यू आपके पास आ गई। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री आपकी ओवर स्टेटेड है, तो 17,390 में से 580, क्योंकि देखा आपने इन्वेंट्री जो है $510 से ओवर वैल्यूड है, तो इसमें से माइनस कर दें 510, तो 17,390 माइनस 510 यू गेट 16,880। तो देखें 16,880 आपका यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल जो है वो नेट ऑफ करके इसने लिखे हैं। नेट ऑफ का मकसद समझ रहे हैं क्या होता है, कि ट्रेड रिसीवेबल 14,800 के थे, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस 14,800 में से माइनस कर दें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 480 देख रहे हैं आप,
तो 480 जब माइनस करेंगे तो 14320, ये 14320 ये आ गया। अदर रिसीवेबल मैं आपको समझा के आया था अभी कि अदर रिसीवेबल आपने देखा था, ये हमने 490 में 220 करे तो $710, तो ये $710 आपने ये लिख दिया। ये टोटल एसिड्स आ गया आपके, करंट एसिड्स नॉन करंट एसिड्स को प्लस किया तो $69,510। उसके बाद कैपिटल आ जाएं, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो आपको दिया हुआ था 56,950, आप इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद रिवाइज प्रॉफिट आपका कितना है अभी आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं, 11,270 को नहीं लीजिएगा, ये इनकरेक्ट है। रिवाइज प्रॉफिट ऊपर आपने कैलकुलेट किया है अभी 14,360, ये 14,360 आपके पास ये आ गया, प्लस कर दिया आपने इसमें से। और ड्राइंग के अंदर एक चीज़ और हम पढ़ रहे थे, ड्राइंग ये था, द बैलेंस ऑफ द ड्राइंग अकाउंट हैड बीन अंडर स्टेटेड बाय $580। नंबर 4 एडजस्टमेंट के ड्राइंग अकाउंट जो है अंडर स्टेटेड हो गया, अंडर स्टेटेड माने कम लिखा हुआ है $580 से, इसमें 580 प्लस कर लें आप, 18,450 प्लस 580, $19,030। तो ये $19,030 आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें प्रॉफिट करके ड्राइंग माइनस किया, 52,280 आ गया। करंट लाइबिलिटी बैंक लोन, अभी मैं बता के आ रहा हूँ कि बैंक लोन उसने गलत लिखा हुआ है, मार्च 2021 में पेमेंट करेंगे तो बैंक लोन $4,900 का ये दिया हुआ है, इसको आप यहाँ लिख दें ला के। उसके बाद अदर पेएबल आपने देखा था कि उसमें से $220 को हमने माइनस किया था, ये अदर पेएबल आप देख रहे हैं, 700 में से 220 माइनस किया तो $480 आ गया, ये $480 आपने ये लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ट्रेड पेएबल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ट्रेड पेएबल जो है आप ऐसे का ऐसे ही लिख दें, $11,360 ये आपके पास आ गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमने गलत करंट एसेट्स के अंदर लिख दिया था गलती से, मैंने आपको समझाया था 490, ये एक्चुअली करंट लाइबिलिटी है कि बैंक में जो आपका अमाउंट बनता था उससे ज़्यादा पैसे आपने बैंक से निकलवा लिए, तो ये करंट लाइबिलिटी के अंदर शो हो गया। आपने लाइबिलिटी को प्लस कर दिया, ऑनर्स इक्विटी आपके पास ऊपर आ रही थी 52,280, इन दोनों को आपने प्लस किया, यू गेट $69,510 जो आपके टोटल एसेट्स बनते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज टाइड बैक, ये आपका टाइड बैक हो गया। तो ये आपने बी पार्ट भी कर लिया, आप सी पार्ट के अंदर देखते हैं वो आपसे क्या मांगता है। सी में कहता है आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ एरर विच डू नॉट अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस के 3 टाइप्स ऑफ एरर्स जो हैं बताएं जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जिसमें लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं वो हम पोस्ट करते हैं डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स के, डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट्स के इक्वल होते हैं। कहता है एरर्स क्या होते हैं, जब हम मिस्टेक करते हैं तो 2 किस्म के एरर्स होते हैं, एक वो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, और एक एरर्स वो होते हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टाई बैक ही नहीं होता, तो फिर वहाँ हम सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। ये सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, इसका ये नहीं पूछ रहा है, ये कहता है वो कौन से एरर्स हैं जो जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, डेबिट्स क्रेडिट्स के इक्वल रहते हैं। अच्छा, इसमें देखें मेरा, अगर आप जाके कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो मैंने करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो उन लेक्चर्स को जाकर देख लें, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये एरर्स कौन से होते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं इसको, देखिए एक तो एरर्स ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ कमीशन का मकसद क्या है कि आपने एक ही क्लास के अंदर सब्सिडियरी लेजर के अंदर प्रॉब्लम कर दी। कैसे कर दी मैं बताता हूँ। आपने आपका सप्लायर है आपने उससे माल ख़रीदा, अशिया ख़रीदी, आपने परचेजेस करी, तो जब परचेजेस करी तो एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। मिस्टेक आपने ये करी कि ए की जगह बी को लिख दिया, यानी बी सप्लायर भी आपका है लेकिन आपने ए को रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने गलती से बी को रिकॉर्ड। अमाउंट आपका सेम है, लाइबिलिटी आपने एक की रिकॉर्ड नहीं करी दूसरे की रिकॉर्ड कर दी, तो इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एरर ऑफ कमीशन के बाद एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मकसद ये है कि आपने क्या करा कि आपको एक्सपेंस, मिसाल के तौर पे आपने कोई एसेट ख़रीदा,
तो आपको फर्नीचर आपने ख़रीदा तो फर्नीचर को डेबिट करके अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना चाहिए था। आपने फर्नीचर रिपेयर के अंदर एक्सपेंस में उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मकसद है आपने कैटेगरी चेंज कर दी। एसेट की जगह आपने किसको रिकॉर्ड कर दिया, आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया। तो होल जो कैटेगरी है आपकी एसेट की कैटेगरी से आपने एक्सपेंस में उसको रिकॉर्ड कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन भी होता है कि कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो फिर तो डेबिट और क्रेडिट पर भी इक्वल आपके हो जाएंगे। तो ये 3 एरर जो इसने पूछे थे वो ये एरर मैंने बताया। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है। कंप्लीट रिवर्सल का मकसद है कि आपने एंट्री रिवर्स कर दी। लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, आपने एंट्री क्या कर दी, सेल्स को डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। तो अमाउंट आपका सेम है, आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस आपका टाईबैक हो जाएगा, कंप्लीट रिवर्सल हो गया। कंपनसेटिंग एरर का मकसद है कि 2 एरर आपके ऐसे हो गए कि दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया एक जगह पे और उसी वक्त आपने रेवेन्यू जो है उसको भी ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो एक्सपेंस भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ, रेवेन्यू भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। इन्होंने इसे एरर ऑफ कंपनसेटिंग कहते हैं। ओरिजिनल एंट्री का मकसद है कि आप मिसाल के तौर पे 5210 तो 2510 के अमाउंट में आपने मिस्टेक कर दी। दोनों अमाउंट्स के जो डिजिट्स थे उनको आगे पीछे कर दिया। इसको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। तो ये तमाम एरर्स वो हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता। डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट्स। और अगेन मैंने कहा कि अगर आपको और देखना है इसको जाके तो मेरे वो लेक्चर्स देख लें, बहुत डिटेल्ड से मैंने इसको समझाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।